नौजवानों से इंटरेक्शन करते हुए आर्मी चीफ ने जब ये कहा बच्चियों की तालीम पर पाबंदी लगाना, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की इंसानियत है। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि वो किन को बता रहे हैं कि ये कौन लोग हैं हमारे पड़ोस में जो इतने रिजिड हो गए हैं और उनके असरात इस तरफ भी किस हद तक आते रहते हैं। तो उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कहा कि जो इस्लाम में औरत का मुकाम है वो तो दुनिया के किसी मज़हब ने और नहीं दिया। ये बात तो तयशुदा है। इस बात पर आप देखें कि ये जो पीटीआई का सोशल मीडिया ब्रिगेड है, उनको बाकायदा आग लगे, ट्रेंड चला दिए गए। वो जी वो फलां औरत को पकड़ा गया, अभी खवातीन के हकूक़ की बात कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। ओ भाई, बात ये है कि जिन्होंने जराइम किए हैं, वो औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जो कवानीन के तहत उनको डील किया जाना, उन्हें कवानीन के तहत डील किया जाएगा ना, क्योंकि स्पेशल उनके लिए कुछ छूट रख दें। तो जब आप अटैक करेंगे और उसके नतीजे में समझेंगे मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो या रियासती अमलाक हो या सरकारी अमलाक हो या निजी अमलाक हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आप केसेस भुगतें। आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसम मरीर साहब ने नौजवानों से इंटरेक्शन किया, जिसमें उन्होंने अमूमी बातें की हैं और नौजवानों को समझाया है कि पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर उन्हें कितनी आज़ादियाँ हासिल हैं और हमारे हमसाया ममालिक में क्या हो रहा है। इससे पहले ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत चोलिस्तान का जो पूरा एरिया है ये इंशाअल्लाह ताला लहलहाती फसलों में तब्दील होगा और यहाँ से बड़ी मिकदार में जनास पैदा होंगे। फूड बास्केट वो बनने जा रही है। ये 2 स्टेप लिए। ज़ाहिर है मुखालफिन कहाँ टिक कर बैठने वाले थे। ख़ुसूसन नौजवानों से इंटरेक्शन करते हुए आर्मी चीफ ने जब ये कहा कि बच्चियों की तालीम पर पाबंदी लगाना, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की तालीमात हैं। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि वो किन को बता रहे हैं कि ये कौन लोग हैं हमारे पड़ोस में जो इतने रिजिड हो गए हैं और उनके असरात इस तरफ भी किस हद तक आते रहते हैं। तो उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कहा कि जो इस्लाम में औरत का मुकाम है वो तो दुनिया के किसी मज़हब ने और नहीं दिया। ये बात तो तयशुदा है। इस बात पर आप देखें कि ये जो पीटीआई का सोशल मीडिया ब्रिगेड है, उनको बाकायदा आग लगे, ट्रेंड चला दिए गए, एक कैंपेन बना दी गई। वो जी वो फलां औरत को पकड़ा गया, अभी खवातीन के हकूक़ की बात कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। ओ भाई, बात ये है कि जिन्होंने जराइम किए हैं, वो औरत हो, वो मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जो कवानीन के तहत उनको डील किया जाना, उन्हें कवानीन के तहत डील किया जाएगा ना, क्योंकि स्पेशल उनके लिए कुछ छूट रख दें। अभी केस चल रहे हैं लेकिन फिर भी मैं बात खुल के करूँगा। यहाँ आप देखें, हम कहते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद बुजुर्ग हैं, बिल्कुल हैं, बुजुर्ग खातून हैं, लेकिन इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि कोर कमांडर हाउस पर हमला उन्होंने कराया। वो जुलूस लेकर आई, जहां आप तक ये चीज़ें पहुंचती हैं कि जनाब वो तो मुलवस नहीं थी, वो तो लेके आई और उसके बाद जुलूस बेकाबू हो गया। ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह की वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो कह रही हैं कि अब जाना नहीं है, यहाँ कब्जा करो। तो जब आप अटैक करेंगे और उसके नतीजे में समझेंगे मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो या रियासती अमलाक हो या सरकारी अमलाक हो या निजी अमलाक हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आप केसेस भुगतें। कौन सा जुल्म आपके साथ हो गया? यहाँ नवाज शरीफ की बेटी नाज़ुन से पली हुई, उसकी गिरफ्तारी के लिए आपने होटल का दरवाज़ा तोड़ दिया। कौन सा मसला था? आप कहते जी गिरफ्तार करना, नीचे हैं पकड़ लेंगे, लेकिन दरवाज़ा तोड़ दिया गया होटल का रात के वक्त। फिर आईजी को उठा के ले गए। आप अंदाज़ा लगाएं, आईजी को उठा लिया गया। उसके बाद यही नवाज शरीफ साहब की साहबजादी जब जेल के अंदर थी तो रात के 2 बजे वहाँ पर नैब की टीम छापा मारती थी, तंग करने के लिए, सिर्फ तंग करने के लिए। खवातीन जेल में हैं, किस हालत में वो बैठी हैं, लेटी हैं, आराम कर रही हैं। तो वहाँ रात को छापा मारने का मकसद क्या था? अजियत बचाना। तो भाई बात यह है कि जिस तरह की आग उन खवारिज को लगी है और कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है जो पाकिस्तान के अमन व अमान को तहबाला करने पर लगे हैं, वैसी ही आग मीडियाई खवारिज को भी लगी हुई है। ये जो लोग हैं, खवारिज क्या हैं? खवारिज वो हैं जो मुल्की निज़ाम को मानने से इनकार कर दें, उसके ख़िलाफ़ सरकशी पर उतर आएँ और ऐसे इक़दाम करें जिससे मुल्क का अमन व अमान और निज़ाम तहबाला हो रहा हो। उसे खवारिज कहते हैं ना।
تو جو میڈیائی خوارج ہیں یہ بھی اتنے ہی خطرناک ہیں جتنے یہ مسلح خوارج ہیں. ان کا احتساب کیا جانا بہت ضروری ہے، اور یہ آرمی چیف کی جو مصروفیات ہیں اس پر جو ان کا رد عمل آ رہا ہے اس کے یہ بات اور واضح ہو چکی ہے کہ اب اس حوالے سے ایکشن کرنے کی ضرورت ہے. اس سے اگلا معاملہ، پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات بہت سنگین ہو رہے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سنگین ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 2 روز قبل فواد چودھری نے طے شدہ منصوبے کے مطابق شعیب شاہین صاحب کو تھپڑ رسید کیا اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 کے باہر. پلان کر کے آئے تھے، وہ تھپڑ مارا، وہ گر گئے، ان کے بازو پہ چوٹ لگی. بعد میں وہ بانی پی ٹی آئی کے پاس گئے، سنا مذمت ہوئی، فلاں ہوا، یہ ہوا. کیا مذمت ہوئی جی؟ کون سا کیٹیگورل بیان جیز؟ اچھا میں ظاہر افسوس کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اندر بیٹھا شخص ہے وہ خود اتنا کنفیوز ہے، اس کو نہیں پتا کہ باہر کون کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ بنانی ہے، کس کے ساتھ بگاڑنی ہے. تو اس کی جو ذہنی کیفیت ہے، ذہنی حالت ہے، وہ بڑی عجیب و غریب ہے. لیکن اس واقعے کے بعد جو بیانات فواد چودھری نے دیے وہ بڑے اہم ہیں. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگلی باری کس کی ہو سکتی ہے یا ان کے ذہن میں کیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی سلمان اکرم راجہ جو ہے یہ تو پیسے کھاتا ہے، یہ تو شباز شریف کا وکیل ہے، اس نے، اور یہ نظریاتی لوگ تو ہیں ہی نہیں. یہ پارٹی، یار بھائی آپ کو فواد چودھری کا نظریہ کہاں سے آ گیا؟ جس دن فواد چودھری کو نظریہ کوئی ہو گیا تو اس دن تو سمجھے سیاست فوت ہو گئی. آپ کا تو سارا ریکارڈ، آپ کے خاندان کا ریکارڈ ہی وہ گھومنے کا کمال ہو گیا. آپ کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ آپ تو وہ آلو ہیں جس مرضی چیز کے ساتھ پکا لیں. تو نظریات کہاں سے آگے؟ سلمان اکرم راجہ کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن یہ کہہ دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ بھی ان کے ٹارگٹ بنے. پھر انہوں نے رؤف حسن کی بات کی کہ وہ بھی ٹاؤٹ ہے، ایک سائڈ پہ ہوئے ہوں آج کل، وہ بھی ظاہر ہے ان کا ٹارگٹ ہے. اب اس سے آگے بڑھ گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں شیخ وقاص اکرم ٹاؤٹ ہے. صرف ٹاؤٹ نہیں کہا، آگے چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ شیخ وقاص اکرم نے پوری کے پی کے کی حکومت ملیشیا جا کے بیچ دی. کیسے بیچی، چندہ وندہ اکٹھا کیا، کیا لیا، کیا نہیں بیچا، کہاں نہیں بیچی، ہمیں نہیں پتا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ الزام بھی دھر دیا کہ شیخ وقاص اکرم کے سیاسی کیریئر کا سٹارٹ افغان طالبان کو اسلحہ بیچنے سے ہوا. وہ اسلحہ بیچا کرتے تھے، کیسے بیچتے تھے، کس راستے سے جا کے بیچتے تھے، کن کے ذریعے بیچتے تھے، یہ بڑا سنگین نوعیت کا الزام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھا پائی کا سلسلہ، یہ تھپڑ بازی، یہ رکنے والی نہیں ہے. فواد چودھری کے ابھی کچھ اور بھی ٹارگٹ ہیں. آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ ریاست یہ جو میڈیا کے خوارج ہیں ان پر کیسے قابو پاتی ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر یہ جو اب تشدد کی سیاست پروان چڑھ رہی ہے وہ کیا سمت اختیار کرتی ہے. بہت شکریہ.